हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक खास टॉपिक का नाम है भारत की जनसंख्या। तो आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारत में क्या जनगणना का एक लंबा और क्रमिक इतिहास रहा है। बात करें किसकी, भारत में जनगणना की, तो भारत में क्या जनगणना का एक लंबा और क्रमिक इतिहास रहा है जो हमारे ब्रिटिश काल से शुरू होता है। अब बात करें इसकी कुछ पड़ावों की, मतलब किस समय हमारी जनगणना के लिए कौन कौन से कार्य हुए थे उसकी बात करें। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक प्रयास, मतलब जनगणना के प्रारंभिक प्रयास किस समय और कहाँ कहाँ किए गए। 1824 में इलाहाबाद शहर में पहली बार जनगणना कराई गई थी। भारत की बात करें तो 1824 में इलाहाबाद शहर में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप, ये वही जेम्स प्रिंसेप है जिन्होंने हमारे अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो इनके द्वारा बनारस शहर में जनगणना करवाई गई थी। किसने, हमारे जेम्स प्रिंसेप है, तो इन्होंने 1827-28 में क्या है बनारस शहर में जनगणना करवाई थी। 1830 की बात करते हेनरी वॉल्टर ने, किसने, हेनरी वॉल्टर ने ढाका, जो कहाँ पड़ता है बांग्लादेश में, वहाँ पे एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कराई थी। एक शहर की बात करते हैं तो शहर की पूर्ण जनगणना कब कराई थी, 1830 में हेनरी वॉल्टर ने, कहाँ पे, ढाका में। 1836-37 में हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इसके द्वारा दूसरी जनगणना करवाई गई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा हमारी दूसरी जनगणना करवाई गई थी। 1849 की बात करें तो भारत सरकार ने, उस समय की भारत सरकार की बात करते हैं तो उसने स्थानीय सरकारों को 5 वर्षीय आधार पर, कैसे 5 वर्षीय आधार पर जनसंख्या की गणना करने का आदेश दिया था। कब, 1849 में। उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार कह सकते हैं, तो ब्रिटिश भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को 5 वर्षीय आधार पर, कैसे हर 5 साल में जनगणना करने के एक आदेश दिया था कि हर 5 साल में अब जनगणना करें। अब बात करें, ये तो छोटी छोटी जगहों की बात हो गई। अब अखिल भारतीय की बात करें, मतलब पूरे के पूरे देश की जनगणना की बात करें तो 1872 में क्या हुआ, ब्रिटिश वायसराय थे हमारे लॉर्ड मेयो, इनके अधीन भारत में पहली अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किया गया। क्या, पहली अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किया गया, और यह एक गैर समकालिक जनगणना थी। क्या थी, गैर समकालिक जनगणना थी, जिसका मतलब है कि यह पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी। ये क्या, पूरे देश में एक साथ जनगणना नहीं हुई थी। कब, 1872 में। फिर 1881 की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत की पहली समकालिक, मतलब पूरे देश में एक साथ और नियमित 10 की जनगणना शुरू हुई थी। तब से हर 10 साल में निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है, मतलब लगातार जनगणना होती रहती है। अब हम बात करें स्वतंत्र भारत की जनगणना की, तो 1948 में भारत सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 को पारित किया, जो जनगणना कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता था। कौन, हमारा 1948 का भारत सरकार का जनगणना अधिनियम। 1951 की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 1951 में भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी, और यह 1871 के बाद से हर दशक में आयोजित जनगणना की श्रृंखला में कौन सी थी, 9वीं जनगणना थी। तो 1951 से 2011 की बात करें तो 1951 के बाद से हर 10 साल में जनगणना होती रही है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और कुल मिला के देखें तो 15वीं जनगणना थी। अब स्वतंत्र भारत की तो 7वीं थी और कुल मिला के 15वीं जनगणना थी। अब हाल ही की स्थिति की बात करें जनगणना की, तो 2021 की बात करें तो भारत की अगली जनगणना 2021 में होनी थी। 2011 के बाद कहाँ होनी थी, 2021 में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में, मतलब आज की स्थिति देखें, मई की स्थिति, मई 2025 की, तो नवीनतम जनगणना के डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। मतलब इस साल के अंदर अंदर इसकी डेटा रिकॉर्ड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित होगी। सबसे खास बात जो आपको जाननी चाहिए, अब जो हमारी जनगणना होगी ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। क्या होगी, भारत की पहली डिजिटल जनगणना मानी जाएगी। अब देख लेते हैं कुछ आंकड़े जो हमारे 2011 की जनगणना है उसके अनुसार। तो भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार परीक्षा में हमारे कुछ टॉपिक्स है, जैसे हमारे भारत में जनसंख्या वितरण, भारत में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, भारत में साक्षरता, भारत में लिंगानुपात, भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो इन 6 टॉपिक्स के इर्द गिर्द हम इस लेसन को देखेंगे, जिसमें पहले हम देख ले ओवरऑल भारत की स्थिति। तो भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% क्षेत्रफल है,
भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। जनसंख्या की बात करें तो भारत के पास 17.5% जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। ये कब की बात बता रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। एक शब्द आता है जनांकीय संक्रमण। क्या था जनांकीय संक्रमण? तो ये हमारी जनगणना या जनसंख्या से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जनांकीय संक्रमण का अर्थ क्या होता है कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया में, वे जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया में समय के साथ होने वाला बदलाव, किस समय के साथ ये किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। तो यह प्रक्रिया मुख्यतः किससे काउंट करते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें परिवर्तन पर आधारित होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर में कितना परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के आधार पर हमारा जनांकीय संक्रमण ज्ञात किया जाता है। जैसे जैसे कोई देश सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करता है, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर में भी परिवर्तन आता रहता है। अब देखिए जनांकीय संक्रमण की कुछ अवस्थाएं होती है। क्या होती है? जनांकीय संक्रमण की कुछ अवस्थाएं होती है। जैसे पहली अवस्था को हम क्या नॉर्मली क्या कहते हैं? उच्च स्थिर अवस्था। मतलब उस समय जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जब दोनों ही बहुत ज़्यादा है तो जितने जन्म लेते हैं लगभग उतने मृत्यु भी हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि नगण्य होती है। और या फिर देखें तो बहुत धीमी होती है। तो आप ये ग्राफ है, ग्राफ को हम थोड़ी सी देर बाद आपको बताएंगे। विशेषता यह है, यह अवस्था आदिम समाजों में पाई जाती है। मृत्यु दर अधिक होने के कारण बीमारियां का कारण क्या है? मृत्यु दर अधिक होने का कारण क्या है? हमारी बीमारियां, कुपोषण और चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है। इनकी वजह से हमारे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी होती है। दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था हमारी जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक विस्तार अवस्था। क्या कहते हैं? प्रारंभिक विस्तार अवस्था है अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। इसमें जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर घटने लगती है। जन्म दर तो उतनी ही रहती है, उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर क्या होती है? घटने लग जाती है। और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि जन्म दर तो उतनी की उतनी है, लेकिन मृत्यु दर ही घटी है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या तेजी से बढ़ने लगती है। विशेषता की बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर घटती है। क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य में स्वच्छता में सुधार के कारण क्या होता है? मृत्यु दर घटती है, लेकिन जन्म दर अभी भी उतनी की उतनी ऊंची बनी रहती है। फिर बात करें तीसरी अवस्था को हम कहते हैं परवर्ती विस्तार अवस्था। क्या कहते हैं? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, मतलब परवर्ती विस्तार अवस्था। तो इसमें क्या होता है? जन्म दर घटने लगती है और मृत्यु दर कम स्तर पर स्थिर रहती है। मृत्यु दर क्या कम होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा भी कम नहीं होती, लेकिन कम होती है। इसे कहते हैं परवर्ती विस्तार अवस्था या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। जनसंख्या वृद्धि क्या धीमी पड़ने लगती है। इस स्टेज में क्या जनसंख्या वृद्धि धीमी पड़ने लगती है। इसकी विशेषता की बात करें तो शिक्षा, शहरीकरण और परिवार नियोजन के उपायों से जन्म दर में कमी आती है। क्या होता है? जन्म दर भी इसमें घटने लगती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा, शहरीकरण और परिवार नियोजन के उपायों से जन्म दर में कमी आती है। चौथी स्टेज की बात करें तो चौथी स्टेज को हम कहते हैं निम्न स्थिर अवस्था, ये लो स्टेशनरी स्टेज। तो जन्म दर इसमें कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है या फिर बहुत धीमी होती है। अब ये तो चार अवस्थाएं तो नॉर्मली सभी विश्वास करते हैं। चौथी अवस्था की विशेषता की बात करें तो यह अवस्था विकसित देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि दर लगभग जनसंख्या क्या होती है? वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि दर क्या लगभग शून्य होती है, जनसंख्या बढ़ती नहीं। एक पांचवी अवस्था आती है, लेकिन ये कुछ ही विद्वान मानते हैं पांचवी अवस्था को, नॉर्मली सभी चार अवस्था को ही मानते हैं। इसे कहते हैं जनसंख्या में गिरावट की अवस्था, कि अब जनसंख्या धीरे धीरे गिरेगी, जिसमें क्या मृत्यु दर से भी कम रहती है जन्म दर क्या होती है? मृत्यु दर से भी कम रहती है। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ऋणात्मक होती है, मतलब जनसंख्या में कमी आती है। विशेषता की बात करें तो वृद्ध जनों की संख्या बढ़ने लगती है और युवा वर्ग की संख्या घटने लगती है। तो हमारे पांचवी अवस्था में अब वो ग्राफ पीछे छूट गया था, तो उस ग्राफ के बारे में भी आपको बता देते हैं। ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ क्या है कि हमारे जनांकीय संक्रमण है, तो इसको चार स्टेज में बांटता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, चार स्टेज में बांटता है। नॉर्मल पांचवा स्टेज भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली लाइन है ये तो हमारी बर्थ रेट है, नीचे वाली लाइन क्या डेथ रेट है।
शुरुआत में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या होती है कम, क्या जनसंख्या वर्धित होती है कम, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है ज़्यादा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, जन्म दर तो उतनी की उतनी रहती है और गिरती भी है, लेकिन धीरे से गिरती है, लेकिन मृत्यु दर अचानक ही गिर जाती है। दूसरे स्टेज में मृत्यु दर अचानक यहाँ पे आके गिर जाती है। तो क्या है, और जनसंख्या वृद्धि इसी वजह से क्या है ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई मरेगा ही नहीं तो जनसंख्या तो वृद्धि होगी। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि जन्म दर भी धीरे धीरे गिरती है और मृत्यु दर धीरे धीरे गिरते गिरते स्टेबल सी होने लगती है, लेकिन जनसंख्या उसमें तेज़ी से ऊपर जाती है। तो चौथे स्टेज की बात करें, चौथे स्टेज में हमारी जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर जैसी हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि भी हमारी थोड़ी स्थिर जैसी होने लगती है। अब पाँचवें स्टेज में ये मानते हैं कि फिर इसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ जाता है और ये मृत्यु दर उतनी की उतनी रहती है, लेकिन जन्म दर नीचे चली जाती है पाँचवें स्टेज के अनुसार, जिसमें क्या जनसंख्या गिरने लगती है। तो ये जनांकीय संक्रमण का एक ग्राफ है। कभी परीक्षा में आ जाए या फिर आपका आंसर एनरिच करने का मौका मिले तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाए, आप अपने क्वेश्चंस को एनरिच करने के लिए भी इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें भारत की क्या स्थिति है। वर्तमान भारत में जनांकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तीसरी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि दर अभी भी अधिक है और जन्म दर क्या मृत्यु दर से अधिक है। मृत्यु दर तो कम होती जा रही है, लेकिन जन्म दर अभी भी उतनी की उतनी है। अब भारत की जनसंख्या की बात करें, भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा भारत में जनसंख्या वितरण, क्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। बात करें भारत की तो भारत में क्या जनसंख्या के वितरण क्या असमान है, मतलब किसी जगह पे तो बहुत ज़्यादा और घनी आबादी है और कहीं पे छितरी हुई है, मतलब बहुत कम आबादी है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की इन 5 राज्यों की बात करें केवल, तो भारत के इन 5 राज्यों में भारत के 30% क्षेत्रफल है, जबकि हमारे यहाँ पे 50% जनसंख्या निवास करती है। इन 5 राज्यों का क्षेत्रफल पूरे भारत का 30% है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 50% जनसंख्या निवास करती है। इसका उल्टा देखें तो भारत की उत्तरी मतलब नॉर्दर्न और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है राज्य, इनमें 16% क्षेत्रफल है इनका, लेकिन यहाँ पे 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। क्या है यहाँ पे 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन, राजनीतिक और आर्थिक कारक, हमारे सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, धार्मिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो ये कुछ कारक है जिनके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि कहाँ पे जनसंख्या वितरण कितना होगा। सबसे पहला कारक आता है हमारा जलवायु, क्लाइमेट। तो अत्यधिक शीतल, अत्यधिक उष्ण मतलब ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म, या अति आर्द्र जलवायु, इनके कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र या फिर हमारे शुष्क में देखो तो राजस्थान का शुष्क मरुस्थल, पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में क्या अस्वास्थ्यकर जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इनके कारण तराई क्षेत्र भी क्या बहुत कम आबादी वाला होता है। तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र क्या होता है अस्वास्थ्यकर जलवायु परिस्थितियों वाला क्षेत्र होता है, इसीलिए क्या है यह कम से कम आबाद होता है। दूसरा आता है कारक हमारे धरातल। धरातल या टेरेन की बात करें तो विषम धरातल होने पर खेती योग्य भूमि की कमी होती है और कृषि कार्य में कठिनाई होती है और परिवहन में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसी वजह से क्या है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। दूसरी बात करें वितरण तो अलग थलग स्थिति होने पर उस क्षेत्र में कम आबादी निवास करती है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है, वो अलग थलग कहीं भी रहना पसंद नहीं करता है। फिर बात करें जल प्राप्ति, वाटर की बात करें तो उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया में घटती वर्षा के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर जनसंख्या घनत्व कम होता जाता है। कि पूर्व में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है तो आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जल की प्राप्ति की वजह से। राजस्थान की बात करें उत्तरी पश्चिमी भाग में नहर माध्यम से पानी की उपलब्धता हो गई है, इसी वजह से वहाँ थोड़ी घनी आबादी रहती है, नहीं तो बाकी सभी इलाकों में जनसंख्या नहीं रहती है। फिर मिनरल रिसोर्सेज या खनिज संसाधन की बात करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार, दामोदर घाटी और कोलार, क्या भारत में छोटा नागपुर का पठार, दामोदर घाटी और कोलार जैसे खनिज संपन्न क्षेत्र घनी आबादी वाले एरिया हैं। इन क्षेत्रों में क्या खनिज संसाधन खूब है, इसलिए यहाँ आबादी भी खूब रहती है। फिर परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें
तो भारत के मैदानी क्षेत्र में मैदानी इलाके बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण क्या यहाँ पे क्या बेहतर परिवहन सुविधा हैं, इसके कारण पठारों और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में घनी आबादी वाले होते हैं। क्या होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, परिवहन की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा है, और इनकी तुलना में देखें पहाड़ या पठार देखें तो वहाँ पे क्या परिवहन के साधन ठीक तरह से चलते नहीं है, इसलिए वहाँ से के मुकाबले मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। फिर राजनीतिक और आर्थिक कारण देखें। क्या राजनीतिक और आर्थिक कारणों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यदि कोई राज्य है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, यहाँ पे क्या आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। इनके मुकाबले दूसरे राज्य हैं वहाँ पे शांति की गतिविधि ज़्यादा रहती है, तो लोग क्या है ऐसे राज्यों से कहाँ दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसी गतिविधियाँ नहीं चलती हैं उनमें पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। 7वां कारक आता है हमारा कौन सा, सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। 7वां कारक क्या आता है हमारा, सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर की बात करें। अब सामाजिक कारक की बात करें तो इसमें हम सामाजिक संरचना, जातीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर, ऐसी चीज़ों को देखते हैं। इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, जिन क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, ये सब चीज़ें होती है वहाँ जनसंख्या अधिक केंद्रित होती है। शहरी क्षेत्र की बात करें जहाँ सामाजिक दृष्टि से अधिक उन्नत होने के कारण जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। और जातीय या फिर समुदाय की बात करें, समुदाय विशेष पहचान बनाए रखने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित हो जाते हैं लोग, कि जैसे कई मुस्लिम समुदाय के लोग क्या है ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ नॉर्मली मुस्लिम लोग रहते हैं। हिंदू की बात करें तो इस तरह कई समाज या समुदाय या जातीय आधार पर भी जनसंख्या केंद्रित हो जाती है। फिर मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें, वहाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे लोगों की सोच, जीवन शैली, सुरक्षा की भावना, मन की शांति, ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो बात करें शांत, सुंदर और प्रदूषण रहित क्षेत्र मन को आकर्षित करते हैं, तो वहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। दूसरी ओर देखें राजनीतिक अस्थिरता, अपराध, आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित लगते हैं, जिससे लोग उन क्षेत्रों से पलायन कर जाते हैं, वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर धार्मिक कारकों की बात करें, रिलीजियस फैक्टर की बात करें तो धार्मिक मान्यताएं, तीर्थ स्थान, धार्मिक स्वतंत्रता आदि इनके अंदर आते हैं, धार्मिक कारकों के अंदर आते हैं। तो अब बात करें इनसे क्या प्रभाव पड़ता है। धार्मिक स्थल जैसे हमारे वाराणसी, अमृतसर, मक्का आदि के आसपास की जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनी होती है। कुछ लोग क्या धार्मिक स्वतंत्रता वाले क्षेत्रों में जाकर बसना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे अयोध्या के आसपास, वाराणसी, उज्जैन, ये धर्म आधारित भेदभाव, संघर्ष वाले क्षेत्रों से लोग पलायन कर जाते हैं। मतलब ऐसे एरिए जहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है या संघर्ष करना पड़ता है लोगों को, उन एरिया से लोग पलायन कर जाते हैं। फिर सांस्कृतिक कारकों की बात करें, कल्चरल फैक्टर, तो भाषा, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, संगीत, कला, ये सब क्या सांस्कृतिक पहचान दिलाते हैं। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ उनकी भाषा या संस्कृति को स्वीकार्यता मिलती है, मतलब स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं। सांस्कृतिक समानता से सामाजिक समरसता बढ़ती है, जिससे क्या होता है जनसंख्या का स्थायित्व होता है। पर्यटन, उत्सवों, सांस्कृतिक मेलों में से भी क्या अस्थायी रूप से जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। पर्यटन, मेले, उत्सव ये क्या होते हैं, जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में भौगोलिक आधार पर जनसंख्या का वितरण। भौगोलिक आधार पर जनसंख्या के वितरण की बात करें तो कुछ एरिया हमारे सघन जनसंख्या वाले, कुछ मध्यम जनसंख्या वाले और कुछ निम्न जनसंख्या वाले एरिया। तो बात करें कौन कौन से एरिया हैं, कहाँ कहाँ। सबसे पहले देखें सघन जनसंख्या वाले एरिया। सघन जनसंख्या वाले एरिया की बात करें तो मैप में जो भी आप ग्रीन कलर वाला क्षेत्र देख रहे हो, क्या ग्रीन कलर वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये हमारा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक सघन जैसे हमारे होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जल, कृषि, परिवहन ये सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक सघन वाला क्षेत्र होता है। अब भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, ध्यान से देखेंगे तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, चंडीगढ़, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी भारत के तटवर्ती प्रदेश इसके अंदर आते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, ये वाला सारा बेल्ट जो ग्रीन कलर का है वो इसके अंदर आता है, जो हमारे किस में गिना जाएगा, हमारा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। फिर बात करें मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र की। मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करें तो पहले मैप में दिखाते हैं आप। मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा ग्रे कलर का बीचों बीच वाला क्षेत्र है, और हमारे त्रिपुरा और मिजोरम वाला क्षेत्र है, वो वाले क्षेत्र हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रे कलर में। तो भारत के पठारी क्षेत्र मध्यम सघन वाले क्षेत्र हैं। पठारी क्षेत्र में खनिज मिलने के कारण औद्योगिक विकास ज़्यादा होता है,
भारत की बात करें, भारत में कौन कौन से राज्य हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आप देख सकते हैं वो बीचों बीच वाला एरिया है जो। और यदि नॉर्थ ईस्ट में देखें और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मिजोरम वाले क्षेत्र। पर निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो जहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, जैसे हमारे पहले मैप में बता दें, जैसे हमारे येलो कलर वाले एरिया हैं जो या तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला एरिया है, बर्फ़ वाले एरिया है, या फिर हमारे जो गर्म वाला एरिया है जैसे मरुस्थल वाला एरिया, या फिर बहुत सारा जंगल वाला एरिया, तो पहाड़ी वाला एरिया, तो बहुत सारी दिक्कत वाले एरिया होते हैं ना, वहीं पर क्या लोग कम से कम रहते हैं। तो भारत में ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारे वेस्ट वाला और नॉर्थ वाला, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे एरिया हैं बहुत सारे। अब बात करें कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें, तो भारत में उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों और पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक और धरातलीय विषमताओं के कारण इन राज्यों में जनसंख्या कमी निवास करती है। अब बात करें भारत में जनसंख्या घनत्व की, वो तो जनसंख्या वितरण था, अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व हमेशा प्रति किलोमीटर के हिसाब से गिना जाता है। अब हम देखें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें हमारा सबसे नंबर पहले पर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। तो हमारा बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। एक बार परीक्षा में आया हुआ था कि राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य के समान है। जैसे राजस्थान का जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व भी 17 है, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली है, तो दिल्ली में 11,320, चंडीगढ़ में 9,258, पुदुचेरी में 2,547, दमन दीव में 2,191 और लक्षद्वीप में 2,149। तो वैसे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 46, दादर नगर हवेली में 700, लक्षद्वीप में 2,149, दमन दीव में 2,191, पुदुचेरी में 2,547। अंडमान निकोबार तो भारत का स्वर्ग है। जैसे आपको भी जाने का मौका मिले आपको तो ज़रूर देख के आइएगा अंडमान निकोबार, और उसकी साफ सफाई, सुंदरता, ये सब चीज़ें। अब देखिए, हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब बात करेंगे हम 382 से ज़्यादा वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो 382 से कम वाले कौन कौन से राज्य हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैप के अंदर जो ग्रीन वाला बेल्ट है, ये मतलब यदि ये इस तरह से बेल्ट को चलाएं तो ये ग्रीन वाला बेल्ट और ये छोटा सा ये बेल्ट, तो ये वाला 382 से ज़्यादा है, और बाकी येलो वाले क्या है? 382 से कम वाले ही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, तो ये राज्य हैं तो औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले। तो वहीं दूसरे हैं हमारे औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, येलो वाले हैं सारे, हम मैप में भी देखते रहें। तो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मैं बोलता हूँ आप मैप में देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे औसत से कम, मतलब 382 से कम वाले क्षेत्र हैं। अब बात करें जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो जनसंख्या घनत्व को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने? 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग होता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, मतलब ऐसे क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, और वह क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होता है। जैसे हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनका जनसंख्या घनत्व कितना है? 900 से भी ज़्यादा है। फिर आता है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 600 से 900 के बीच में पाया जाता है। कितना? 600 से 900 के बीच में पाया जाता है।
तो वह क्षेत्र जनसंख्या घनत्व वाले इसमें शामिल करेंगे। जैसे केरल, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली इसके अंदर शामिल होंगे, जिसका 600 से 900 के बीच में पाया जाएगा। तीसरा आता मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। क्या मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 300 से 600 के बीच में पाया जाता है। कितना? 300 से 600 के बीच में पाया जाता है। तो वह क्षेत्र हमारे इसके अंदर गिने जाएंगे, जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। अब इसको मैप को पहले एक बार देख लेते हैं, मैप को उसके बाद देखते हैं। मैप भी समझ जाएंगे आप, उसे खास टफ नहीं है मैप। चौथा आता हमारा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन की बात करें तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, तो वह क्षेत्र हमारे इसमें शामिल किया जाएगा। 100 से 300 वाला, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये वाले क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। और पांचवा आता न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें। इसके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, तो वह क्षेत्र हमारे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होता है। जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ये वाले क्षेत्र शामिल होते हैं। अब आपको मैप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि जैसे 900 वाले हैं तो 900 वाले एक ग्रीन वाले हैं, तो 900 सबसे अधिक वाले। फिर 600 से 900 वाले जैसे येलो वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, केरल वाला एरिया है। 300 से 600 की बात करें तो पिंक वाला, ये सबसे बड़ा बेल्ट 300 से 600 वाला है। फिर हम आपके 100 से आपके 300 के बीच वाला, ये भी एक तरह का बेल्ट है, पूरा का पूरा बीच वाला और ऊपर वाला। और 100 से कम वाला ग्रे कलर का जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसको शामिल कर सकते हैं इसमें। अब बात करें भारत में जनसंख्या वृद्धि की। भारत में जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि 10 के आधार पर देखी जाती है। हर 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही, इस आधार पर इसको देखा जाता है। सन 1901 से 2011 के मध्य, क्या सन 1901 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितनी? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। और वो कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था आती अवधि के आधार पर देखें तो 1901 से 1921 के बीच में, 1921 से 51, 51 से 81 और 1981 से 2011 के बीच में। अब बात करें इसमें वृद्धि की, तो इसमें हमारे जनसंख्या 23 करोड़ से 25 करोड़ तक बढ़ी। 23 करोड़ थी हमारी 1901 में, तो 25 करोड़ हो गई। 25 से फिर 36 करोड़ होती है 21 से 51 में, 51 से 81 में 36 से 68 करोड़ हो गई, और 81 से 2011 में 68 से 121, मतलब तेजी से। अब बात करें वृद्धि की काल की, तो वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो हमारे 1 से 21 में 0.27, 21 से 51 में 1.45, 51 से 81 में 2.9 और हमारे 81 से 2011 में 2.5% की वृद्धि हुई है। वृद्धि के काल को हम क्या कहते हैं? 01 से हम 21 तक के काल को हम मंद, 21 से 51 को हम स्थिर या स्टेबल, 51 से 81 को हम तीव्र या हाई कहेंगे, और 81 से 2011 को हम घटती वृद्धि का काल कहेंगे। प्राकृतिक वृद्धि दर कहें मतलब जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 1901 में जन्म दर 48, मृत्यु दर 47 थी, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी रही? 1। तो 21 से 51 में जन्म दर हमारी 40, मृत्यु दर हमारी 27, दोनों में से घटाएंगे तो 13 आएगी। 51 से 81 की बात करें तो जन्म दर हमारे 35, मृत्यु दर 12, तो प्राकृतिक वृद्धि दर आएगी 23। और 81 से 11 की बात करें 2011 की, तो 23 जन्म दर, 7 मृत्यु दर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो इस तरह हमने भारत की जनसंख्या के आंकड़े देखे। अब इनमें यदि इनको टुकड़े करके देखें, हमने 4 कालों में बांट के देखा, तो एक एक करके इनको देखें। तो पहला काल आता हमारा मंद वृद्धि का काल। मंद वृद्धि के काल की बात करें तो सन 1911 से 1921 के दशक में अकाल और महामारियों और भोजन की कमी के कारण मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जिससे क्या भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे रही? नकारात्मक रही। आपसे यदि पूछा जाए परीक्षा में कभी
कि यदि भारत के अंदर ऐसा कोई भी दशक रहा है जिसमें हमारी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, तो आप कहेंगे हाँ। और ये दशक कौन सा रहा था? 1911 से 1921 के मध्य। तो 1921 को महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन हमारे 1921 में पहली बार नकारात्मक वृद्धि रही, और वो भी कितनी? 0.31%। दूसरा काल था हमारा स्थिर वृद्धि का काल। स्थिर वृद्धि का काल की बात करें 1921 से 1951 तक के, तो स्थिर वृद्धि काल में अकाल महामारियों पर नियंत्रण पा लिया गया, इसलिए इस काल के दौरान वृद्धि दर ज़्यादा हुई। स्थिर वृद्धि दर फिर आता हमारा 1951 से 1981 मतलब तीव्र वृद्धि का काल। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारत में तीव्र वृद्धि काल में जनसंख्या में उच्च वृद्धि दृष्टिगोचर हुई, मतलब देखने को मिली। 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1951 के बाद भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। क्या होता है? 1951 के बाद भारत की जनसंख्या में क्या होता है? तेजी से वृद्धि होती है। सन 1961 से 1971 के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 24.8% दर्ज हुई, जो हमारे विकास कार्यों में तेजी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण हुई। 61 से 71 के बीच में क्या दशकीय वृद्धि कितनी होती है? 24.8% दर्ज होती है, मतलब तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। फिर आता घटती वृद्धि का काल 1981 से 2011 के मध्य। घटती वृद्धि का काल की बात करें तो घटती वृद्धि के काल में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घटने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख कारण क्या था? हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता मानी जाती है। अब बात करें भारत में दशकीय वृद्धि। ये जो हम बात करें तो दशकीय वृद्धि की बात करें 2001 से 2011 के मध्य, तो 2001 से 2011 की बात करें तो दशकीय वृद्धि कितनी थी? 17.7%। कितनी? 17.7% हमारी दशकीय वृद्धि दर रही। बात करें 2001 से 2011 के दशक में, सन 1951 के बाद पहली बार भारत की दशकीय वृद्धि दर 20% से कम रही। कितनी? 20% से कम दशकीय वृद्धि दर रही। पहली बार हुआ है ऐसा 1951 के बाद। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो भारत में सन 2001 से 2011 तक सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले कौन कौन से राज्य हैं, और न्यूनतम वाले कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो हमारा मेघालय 27.9% सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6%, मिजोरम 23.5%। और सबसे कम वृद्धि की बात करें तो नागालैंड 0.6% सबसे कम, केरल 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11%, हिमाचल प्रदेश 12.9% और सिक्किम 12.9%। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा 55.9% दादर नगर हवेली, दमन दीव 53.8, पुदुचेरी 28.1, दिल्ली 21.2 और चंडीगढ़ 17.2। तो उसी तरह हमारे सबसे कम वाली की बात करें तो लक्षद्वीप 6.3 सबसे कम, अंडमान निकोबार 6.9, चंडीगढ़ 17.2, दिल्ली 21.2 और पुदुचेरी 28.1। तो ये हमारे दशकीय वृद्धि दर वाली बात करें राज्य, तो राज्य में हमारे कौन है? सबसे ज़्यादा में तो मेघालय, सबसे कम में नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली और सबसे कम कितना? लक्षद्वीप। ये बात करें हमारे दशकीय वृद्धि दर के आधार पर भारत के राज्यों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक तो औसत दशकीय वृद्धि दर से अधिक वाले राज्य, मतलब जिनकी औसत वृद्धि दर कितनी? 17.2 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रीन कलर वाले हैं ये 17.2 से ज़्यादा है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो ये वाले राज्य जो हरे कलर में है मैप में, वो सारे राज्य जिनकी दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7 से ज़्यादा है। फिर इसके बाद येलो वाले की बात करें, जो येलो वाले राज्य हैं उनकी दशकीय वृद्धि दर 17.7 से कम है, और वो कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो ये राज्य वो हैं जिनकी औसत दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.7 से कम है। अब बात करें हमारे जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने? 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, एक मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, और एक तीसरा कौन सा हमारा? जो कम जनसंख्या वाले या फिर न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। पहला आता हमारा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इसकी बात करें हम
तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर 30% से ज़्यादा पाई जाती है। कितनी? 30% से ज़्यादा पाई जाती है। इसमें मुख्यतः हमारे कौन से? दमन दीव और दादर नगर हवेली ये वाले क्षेत्र आते हैं। 30% से ज़्यादा वाले कौन से? दमन दीव और दादर नगर हवेली वाले क्षेत्र आते हैं। फिर आते हैं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें दशकीय वृद्धि दर 20 से 30% के बीच में पाई जाती है। इसमें हमारे ग्रीन कलर वाले हैं जो आप देख सकते हैं मैप के अंदर, जो भी आप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट है जहाँ 20 से 30% की जनसंख्या वृद्धि है। तो हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पुदुचेरी और दिल्ली ये ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या वृद्धि दर 20 से 30% के बीच में थी। कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जिसमें दशकीय वृद्धि दर 20% से भी कम पाई जाती है। तो वो कौन कौन से? हमारे येलो वाले आप देख सकते हैं कौन कौन से है। ये भी एक तरह का बेल्ट है। बेल्ट कैसे कि जैसे एक तो ये वाला ग्रुप है और एक इस लाइन से नीचे वाले सारे राज्य, ये क्या है? हमारे 17.72 20% से कम जनसंख्या वृद्धि है। मतलब यहाँ थोड़े समझदार लोग रहते हैं। बात करें कौन कौन से राज्य हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और सिक्किम ये वो राज्य हैं जहाँ क्या हमारे 20% से वो क्या कहते हैं 20% से भी कम जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। अब बात करते हैं भारत में साक्षरता की, लिटरेसी इन इंडिया की बात करें तो भारत में सन 1961 से 2011 तक पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर कितना? हमारे 16.3% है। क्या 16.3% अंतर आया है। भारत की बात करें तो भारत में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और न्यूनतम अंतर कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। भारत में क्या है साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और सबसे कम अंतर कहाँ पाया जाता है? हमारे मेघालय में पाया जाता है। भारत में साक्षरता की बात करें तो हमने कुछ 4 खास वर्ष चुने हैं इसमें। एक तो हमारा कौन सा है? 1901, एक 1961। तो हमने भारत की साक्षरता के लिए 4 साल या 4 वर्ष चुने हैं। कौन कौन से? 1901, 1961, 2001 और 2011। 1901 की बात करें तो हमारे 9.83% पुरुषों की साक्षरता थी, तो उसी के मुकाबले महिला की साक्षरता न के बराबर थी। ओवरऑल देखें तो 5.35% हमारे ओवरऑल साक्षरता थी। आज़ादी के बाद की बात करें तो हमारे 1961 में हमारे 40.40% पुरुष थे, तो हमारी महिलाएं 15.35% साक्षर थी। ओवरऑल देखें तो भारत की साक्षरता 28.30% थी। और जो तो 1961 की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 12 साल या 13 साल बाद की बात कर रहे हैं। 2001 की बात करें तो 75.26% पुरुषों की, तो 53.67% महिलाओं की। ओवरऑल देखें तो 64.83% भारत की साक्षरता थी। और लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं ये भी हमारे 15 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी आंकड़े यही है। पुरुष साक्षरता में देखें तो 80.9% पुरुष और महिलाएं 64.4%। ओवरऑल देखें तो हमारे 73% भारत की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन आंकड़े अब तेज़ी से बदलेंगे जब जनगणना की रिपोर्ट आएगी 2026 के अंदर। बात करें भारत में साक्षरता का वितरण। भारत में क्या है? साक्षरता का वितरण क्षेत्रीय वितरण असमान है। मतलब किसी जगह पे साक्षरता बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारा केरल है, तो हमारे कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे साक्षरता न के बराबर है, मतलब बहुत कम है, तो वहाँ पर कौन सी हमारी? जैसे बिहार है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में साक्षरता बहुत ज़्यादा है। उत्तर भारत की तुलना में देखें दक्षिण भारत जैसे हमारे केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन एरिया में साक्षरता बहुत ज़्यादा है। भारत की बात करें तो भारत के आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में तटीय क्षेत्रों में तक साक्षरता ज़्यादा है। मतलब जो तटों से जुड़े हुए हैं उन राज्यों में साक्षरता ज़्यादा है उनके मुकाबले जो तटों से नहीं जुड़े हुए हैं। बात करें हमारे दोनों कैटेगरी में इसको बांट के पढ़ें कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन से राज्य हैं, तो सबसे कम जन साक्षरता वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो इनकी सूची देखें तो देखिए केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। कौन कौन से? केरल, हमारे लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ये 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सर्वाधिक साक्षरता है। कौन कौन से? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और कौन सा है? हमारे त्रिपुरा। ये तो हमने सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य देखे। अब सबसे कम वाले की बात करें, ये कौन कौन से? सबसे टॉप लेवल पे आता हमारा बिहार, जहाँ की साक्षरता बिल्कुल घटिया है। ऐसा ना समझे, राजस्थान को बहुत बढ़िया कैटेगरी में
राजस्थान भी ज़्यादा दूर नहीं है, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे हमारे राजस्थान आता है। तो राजस्थान ने भी कोई खास झंडे नहीं गाड़े हैं हमारी साक्षरता के मामले में। फिर आता हमारा झारखंड। आप सोच सकते हैं हम किस कैटेगरी में, हम झारखंड की कैटेगरी में, और झारखंड हमसे बेहतर स्थिति में, और आंध्र प्रदेश इन कैटेगरी में आप देख सकते हैं हम राजस्थान को। तो राजस्थान में साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी है कि 2026 के अंदर जो नए आंकड़े आएंगे उनके आधार पर देखेंगे तो राजस्थान और पूरा देश काफ़ी बड़ी लेवल पे तरक्की प्राप्त कर चुका है। बात करें औसत साक्षरता दर के आधार पर देखें तो भारत को 2 भागों में बांटा जाता है। क्या औसत यदि साक्षरता दर की बात करें तो इस आधार पे भारत को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब एक तो हमारे औसत साक्षरता दर से अधिक वाले राज्य, मतलब कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें साक्षरता दर 73% से ज़्यादा है, और ऐसे राज्य जिनमें 73% से कम है। तो इनको भी मैं एक बेल्ट ही मानता हूँ। बेल्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि एक ग्रुप मान के चलिए, ये वाला ग्रुप है, जैसे देखिए ये सारा ग्रुप क्या है, इनमें साक्षरता दर 73% से ज़्यादा है। ये वाला एक ग्रुप मान लीजिए, इनमें 73% ज़्यादा, और ऐसे करके एक ये बेल्ट मान लीजिए, इसके इधर में जितना भी राज्य है ना, सबके 73% से ज़्यादा है। तो एक बेल्ट मान के चलिए। और फिर बाकी ये देखिए कि जैसे ये पूरा का पूरा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट और ये पूरा बेल्ट, तो इनको बेल्ट ही मान के चलिए कि इनके आसपास के राज्य भी उसी लेवल के हैं। तो ये जैसे ध्यान से देखें तो ये पूरा बेल्ट एक कैटेगरी में, तो दूसरा पूरा बेल्ट इस कैटेगरी में आता है। तो हम राज्य के अनुसार देखें, मैं राज्य बोलता हूँ, आप मैप में नज़र रखिए ताकि मैप भी आप साथ ही साथ देखते जाएं। जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, ये वो राज्य हैं जो क्या है हमारे 73% से ज़्यादा साक्षरता दर वाले। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर कितनी 73% से ज़्यादा है। अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जो कि जिनकी साक्षरता दर क्या है हमारे 73% से कम है। उनकी बात करें तो वो कौन कौन से राज्य हमारे? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर 73% से कम है। तो मैप में देख सकते हैं जो येलो कलर वाले हैं, तो स्किन कलर हैं, तो इनकी साक्षरता दर कितनी है हमारी 73% से कम है। अब हम देखेंगे भारत के अंदर लिंगानुपात के बारे में, मतलब सेक्स रेशियो के बारे में बात करें। भारत में लिंगानुपात 973 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। लिंगानुपात हमेशा 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे, और लिंगानुपात हमेशा 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को देखकर गिना जाता है। अब इनमें कुछ खास वर्ष देखें, मतलब शुरुआती वर्ष की बात करें जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या है 1961 की जनगणना में सेक्स रेशो हमारे 941 था। 2001 में ये घट गया था, 933 रहा, और 2011 में बढ़ के 943 हो गया। हम ये संभावना ये व्यक्त कर रहे हैं कि 2026 के अंदर ये जनगणना होगी तो इसमें 960 के आसपास की एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 960 या 970 इसके बीच में हमारा जो लिंगानुपात होगा। क्यों? क्योंकि महिला और पुरुष इसके बीच में क्या कि जो भेदभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाले कौन कौन से राज्य हैं, मतलब महिलाओं के साथ कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा भेदभाव होता है और कौन से राज्यों में कम से कम भेदभाव होता है, मतलब समानता असमानता की बात करें। तो सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब समानता वाली बात करें तो केरल टॉप लेवल पे आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा भी टॉप लेवल पे है। फिर तमिलनाडु, क्यों? क्योंकि लिंगानुपात में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। लिंगानुपात में शिक्षा, रोजगार, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ध्यान से देखेंगे तो सारे साउथ के राज्य हैं। फिर कम लिंगानुपात की बात करें तो दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार और हरियाणा। तो ये वो राज्य हैं सारे जहाँ पैट्रियार्की काम करती है, मतलब पुरुष प्रधान जो समाज है वहाँ पे जो हमारे लिंगानुपात कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे हमारे दमन दीव, चंडीगढ़ में तो खाप पंचायतें बहुत ज़्यादा चलती है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, हरियाणा, तो यहाँ पे हमारे क्या है लिंगानुपात कम ही रहता है। फिर बात करें भारत में बाल लिंगानुपात की, चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया की बात करें तो भारत का बाल लिंगानुपात 919, मतलब 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां हैं। तो ये हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं। आप ये सोचते होंगे कि भारत में लिंगानुपात देख लिया, तो बाल लिंगानुपात देखने की क्या आवश्यकता है? ये इसलिए देखने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों?
क्योंकि यही लड़के या लड़कियां आगे जा के युवा बनेंगे और देश की कमान संभालेंगे। तो आज जिनकी जनसंख्या कम है तो कल भी उनकी जनसंख्या कम ही रहेगी। क्या आज जिनकी जनसंख्या कम है तो कल भी उनकी जनसंख्या कम रहेगी। इसलिए बाल लिंगानुपात, और बाल लिंगानुपात में हम किनको गिनते हैं, 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, इनको हम गिनते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो भारत में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 972। और भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में बाल लिंगानुपात कितना, 834। अब हम देखेंगे भारत में बाल लिंगानुपात के बारे में, चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया के बारे में बात करें तो इसमें भी हम खास 3 वर्ष 61, 2001 और 2011 इन 3 वर्षों के देखेंगे। तो ये हम 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको गिनते हैं। तो 960 तो हमारा 61 में था, 927 गिर के 2001 में, और 2011 में ये गिर के और भी 919 ही रह गया। मतलब 1000 लड़कों के पीछे 919 ही लड़कियां हैं। बात करें भारत की तो भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो भारत में सन 1931 के बाद शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए सन 1931 को शहरी जनसंख्या की दृष्टि से जनांकीय विभाजन वर्ष माना जाता है। कब को, 1931 को। क्यों, क्योंकि 1931 के बाद से शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अब इसके अंदर हम 4 खास वर्षों को लेते हैं, 21, 61, 1 और 11। 21 की बात करें तो इसमें हमारे 90% तो हमारे ग्रामीण थे और 10% शहरी थे। और शहरी जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो 10.20% है। हमें इसलिए लिया है कि आप देख सकते हैं कि 10% लोग इस शहरों में रहते थे और 90% तो गाँव में रहते थे, 10% शहरों में रहते थे। फिर 61 तक आते आते देखिए अब 40 साल लग गए, और 40 साल में केवल 10 से 17% बढ़े। या 10 से 17% बढ़े, 82.84% हमारे ग्रामीण जनसंख्या थी। 2011 की बात करें तो वर्तमान में हमारे कितनी, वर्तमान तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हाल ही में जनगणना हुई है 2011 की, उसके अनुसार 31.16% शहरों में और 68.84% कितनी, गाँव में। और आप परसेंटेज भी देख सकते हो, पिछली बार के मुकाबले 31.16% की दर से शहरी जनसंख्या बढ़ी है। अब हम देखेंगे शहरों में जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। पहली बात, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी रहती है, जबकि शहरों में ज़्यादा रहते हैं। शहरों में अधिक सुविधाएं होना, शहरी वैसे भी आकर्षक होते हैं, मतलब यहाँ मॉल होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शिक्षा का प्रसार ज़्यादा होता है, शहरों के अंदर बेहतर स्कूलें मिलती है, बेहतर शिक्षा मिलती है। शहरों में औद्योगिकरण का होना, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शहर में परिवहन और संचार के साधनों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लाभ कम होना, मतलब गाँव के अंदर जो कृषि तो करते हैं लोग, लेकिन वहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कृषि प्रॉफिटेबल नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर और लघु उद्योगों की कमी, और शहरों में बड़े बड़े उद्योग होते हैं। इसी वजह से क्या है, हमारी गाँव की जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करने लगती है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने क्या किया, भारत की जनगणना के बारे में या जनसंख्या के कुछ खास टॉपिक्स के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।